वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेफरेंस ग्रुप्स के बारे में और हमने जाना पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप्स के बारे में, नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप्स के बारे में, नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप्स के बारे में, और हमने देखा मेंबरशिप ग्रुप्स के बारे में, नॉन मेंबरशिप ग्रुप्स के बारे में, रेफरेंट पावर के बारे में जाना, प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन देखा, रेफरेंट ग्रुप थ्योरी के बारे में हमने देखा, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के बारे में हमने देखा, मार्जिनल मैन के बारे में। ये सब कंसेप्ट्स थे जो आते हैं रेफरेंस ग्रुप थ्योरी ऑफ आर.के. मर्टन में। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस। इसको हम समझेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स से और आपको मैं इसको रिलेट कराऊंगा एनोमी जो एक थ्योरी है वो गिवन बाई, एक तो मर्टन साहब भी एनोमी के बारे में कुछ कहते हैं और डर्कहाइम भी एनोमी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। और मैं आपसे चर्चा करूंगा एलिनेशन थ्योरी की जो दी है कार्ल मार्क्स। तो मार्क्स का भी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन होगा, आल्दो एलिनेशन जब हम मार्क्स पढ़ रहे होंगे तब इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा फिर से। तो ये आज कवर करेंगे हम। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और आपके माइंड में कुछ डाउट्स बनाते हैं और इन डाउट्स के आंसर आपको, ये जो टॉपिक है जब एंड हो रहा होगा तो आप सभी डाउट्स को रिजॉल्व कर चुके होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, हाउ मर्टन्स थ्योरी ऑफ डेविएंस इज डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रेडिसेसर्स। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, उनके प्रेडिसेसर्स की द्वारा दी गई थ्योरीज को जो कि रिलेटेड है डेविएंस से। हमने मर्टन की जो थ्योरीज हैं जिसमें हमने देखा मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन के बारे में, रेफरेंस ग्रुप्स के बारे में हमने देखा कैसे इन थ्योरीज का जो कंसेप्ट है वो बहुत सारे सोशल स्कॉलर्स के द्वारा डिस्कस किया था, आल्दो मर्टन साहब इनका नामकरण ही करते हैं। तो ऐसे ही कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस कैसे और सोशल स्कॉलर्स को देखते हैं उस पर आज चर्चा करेंगे। हाउ मर्टन्स थ्योरी ऑफ डेविएंस इज डीलिंग विद बाइनरी ऑफ कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस। तो बाइनरी ऑफ कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस क्या है? सोसाइटी है। सोसाइटी में एक एंड पर अगर देखा जाता है कन्फॉर्मिंग एंड या कन्फॉर्मिंग एक्ट लिख दीजिए इसको, और अपोजिट एंड पर होते हैं डेविएंट एक्ट। तो ये कैसे अपोजिंग एक्ट्स को देखते हैं मर्टन साहब, इसके बारे में बात करेंगे। एनोमी इज रूटेड इन सोशल स्ट्रक्चर। तो जो और फिर देखेंगे कैसे डेविएंस और एनोमी रिलेटेड हैं आपस में। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? डेविएंस की, लेकिन एक और की टर्म देते हैं मर्टन साहब, वो है एनोमी। और हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में क्या है एनोमी और क्या है डेविएंस और क्या है इन दोनों में रिलेशन। विद सुटेबल एग्जांपल्स एक्सप्लेन हाउ कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस को एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। अब देखिए कन्फॉर्मिटी और डेविएंस एक सोसाइटी में कैसे को एग्जिस्ट करते हैं इसके बारे में भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे जो एक कंसेप्ट है एनोमी का दिया गया है मर्टन के द्वारा और सेम कंसेप्ट पर बात कर रहे हैं डर्कहाइम साहब, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर हम देखेंगे एक कंसेप्ट एलिनेशन का जो दिया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा और उसको कंपेयर करेंगे एनोमी कंसेप्ट से जो दिया गया था मर्टन के द्वारा। ये सब हम देखने वाले हैं और बाद में हम देखेंगे कैसे रेफरेंस ग्रुप थ्योरी को रिलेट किया जा सकता है कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस के साथ। अब एक एग्जांपल देखिए जो कि न्यूज़पेपर में दिया गया है, डेथ बाई सुसाइड ऑफ ए 16-year-old क्योर पर्सन, व्हाई डोंट यू केयर व्हेन वी आर बुलीड। आपको ये समझ में आ रहा है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में क्योर लोगों को कैसा देखा जाता है? डेविएंट की तरीके से देखा जाता है। आल्दो रियलिटी इज चेंजिंग बट बाय एंड लार्ज ये डेविएंट समझे जाते हैं। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये डेविएंट समझे जाते हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कैसे कुछ एक्ट्स डेविएंट एक्ट्स में लाई करते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस, मैंने यहाँ पर लिखा है रिलेट इट विद रेफरेंस ग्रुप्स। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बता सकते हैं कि कैसे ये रेफरेंस ग्रुप थ्योरी से रिलेट हो पा रहा है। अगर आपको ये आता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बता दीजिए, क्योंकि लेक्चर फ्लो में मैं इसको बताऊंगा आपको, तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि जो नॉलेज आपकी थी और मैंने जो नॉलेज आपको प्रोवाइड की उसमें क्या कोई सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी है। कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस और मर्टन्स स्ट्रेंथ थ्योरी और थ्योरी ऑफ एनोमी बाय मर्टन, इसको वेरियस नामों से जाना जाता है। या तो कहिए डेविएंस की थ्योरी
या कहिए मर्टन की स्ट्रेन की थ्योरी, या कहिए थ्योरी ऑफ एनोमी बाई मर्टन। ये सब इसके बहुत सारे नॉमेनक्लेचर है। टिपिकली डेविएंस refers to those acts which do not conform to the norms and expectation of the society and exceed the tolerance limit of the society, thereby inviting negative sanctions from the society। अब आप ये पैराग्राफ पढ़िए, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं मैंने उनको हाईलाइट किया है डिफरेंट कलर से। देखिए, कन्फॉर्म, टॉलरेंस, सोसाइटी, सोसाइटी, नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, नेगेटिव सैंक्शंस। आपने इतना पढ़ लिया, आपका हो गया रिवीजन, आपको पता लग जाएगा डेविएंस क्या है। अब देखते हैं डेविएंस क्या है। डेविएंस पोलर अपोजिट है या नहीं है क्या, कन्फॉर्मिटी। मीन्स जो एक्ट कन्फॉर्म नहीं करते सोसाइटी के नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस को, और उन एक्ट्स को सोसाइटी रोकती भी है, मीन्स नेगेटिव सैंक्शंस इम्पोज करती है सोसाइटी, उन एक्ट्स को कहा जाता है डेविएंट एक्ट्स, और उस प्रोसेस को कह दिया जाता है डेविएंस। अब आप समझे कि नहीं? समझते हैं। ये सोसाइटी है, ग्रुप ऑफ पीपल, सोसाइटी, ठीक है। इसका सोसाइटी को आप मानिए एक इंडिविजुअल पर्सन की तरीके से, मीन्स एक कोई इंडिविजुअल पर्सन हो गया, एक कलेक्टिव पर्सन इसको कह दिया, जो पूरी सोसाइटी की तरीके से सिंगुलरली सोच रहा है। जो सोसाइटी का भी पॉइंट है वही इसका होगा, लेकिन कलेक्टिव लेवल पर पूरी सोसाइटी का। अब देखिए, ये जो पूरी सोसाइटी है ये कैसे सोच रही है, इसने कुछ नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन डिफाइन किए होंगे। मीन्स इसने लिखे होंगे नॉर्म 1 सही है, नॉर्म 2 होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन 1 होगी, एक्सपेक्टेशन 2 होगी। मीन्स बहुत सारे नॉर्म्स एंड बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होंगे सोसाइटी के, और कुछ नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस ऐसे होंगे जो इस बंदे को समझ में नहीं आते। उसको लिख दिया नॉर्म 3, एक्सपेक्टेशन 3, नॉर्म 4 और एक्सपेक्टेशन 4। मीन्स सोसाइटी को कुछ चीज़ अच्छी लगती है और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। अच्छी लगने और ना लगने के बीच एक लिमिट है, उसको कहा गया टॉलरेंस लिमिट। तो इससे ये समझ में आ गया कि ये जो सोसाइटी है इसको ये चीज़ पसंद है, या इसको पॉजिटिव कनोटेशन में देखती है। कौन? ये पूरी सोसाइटी। और एक थ्रेशोल्ड के बाद जो चीज़ें हो रही हैं उसको सोसाइटी पसंद नहीं करती है। अब ये रहे आपने कहा यार इस लिस्ट को देखें, N1, N1, E1, E2, E3, इसमें से कोई काम कर रहे हैं आप? तो ये जो भी काम कर रहे हैं आप कर रहे हैं सोसाइटी के जो सैंक्शंस हैं या सोसाइटी का जो व्यू पॉइंट है उससे कन्फॉर्म। मीन्स जो सोसाइटी चाह रही है वही आप कर रहे हैं। तो आपका जो बिहेवियर है वो कन्फॉर्मिंग बिहेवियर कहा जाएगा। चलिए, एक आप और हैं, थोड़े दिन बाद मीन्स टाइम बदल गया, कुछ आप भी बदले और आप बिहेव करने लगे जो सोसाइटी को अच्छा नहीं लगता है। तो आपके जो एक्ट कहे जाएंगे वो कहे जाएंगे डेविएंस या डेविएंट एक्ट। दूसरी चीज़, सोसाइटी जो ये जो कलेक्टिव लेवल है इसको कुछ चीज़ें अच्छी या बुरी लगती हैं टाइम और प्लेस के आधार पर। मीन्स टाइम बदलेगा, क्या पता यहाँ से उठा के कुछ यहाँ पे आ जाए। टाइम बदलेगा, कुछ कन्फॉर्मिंग है एक्ट डेविएंस बन जाए। प्लेस बदलेगा, जैसे इंडिया में यहाँ पर पढ़ने वाली चीज़ें नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, अमेरिका में यहाँ पर कुछ चीज़ें डेविएंस कही जा सकती हैं। मीन्स ये टॉलरेंस लिमिट यहाँ पर हो सकती है, या अमेरिका में कोई चीज़ डेविएंस समझी जा रही है लेकिन इंडिया में वो कन्फॉर्मिटी कही जा रही है। मीन्स जो सोसाइटी का मन है वो समय और स्थान के हिसाब से बदल जाता है। ये भी आपको बात समझ में आई। यहाँ पर मैंने लिखा है रिवार्डेड। मीन्स आप जैसा कि सोसाइटी चाह रही है वैसा कर रहे हैं तो आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा, प्रेज भी किया जाएगा थ्रू सोसाइटी खुद से करेगी। और अगर आप टॉलरेंस लिमिट के नीचे गए और कुछ ऐसे काम किए तो सोसाइटी आपको पनिश भी करेगी और आपके ऊपर नेगेटिव सैंक्शंस लगाएगी, जिससे कि आप वो काम ना करें जो इसको आप गुस्सा कर दें, ये जिससे गुस्सा हो। ठीक है, अगर आप इसको गुस्सा कर रहे हैं तो आप डेविएंट एक्ट कर रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या डेविएंस का मीनिंग यही होता है कि नेगेटिव एक्ट मीन्स बुरे एक्ट? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। या कन्फॉर्मिटी का मीनिंग यही होता है अच्छे एक्ट? तो आप थोड़ा जब डीप डाइव करेंगे टॉपिक में तो आपको समझ में आएगा, क्या पता सोसाइटी मोरली जो राइट एक्ट हैं उनको यहाँ पर पुट कर दे, और आप अगर मोरली राइट एक्ट कर भी रहे हैं तो सोसाइटी आपको डेविएंट कह दे। ये तो सोसाइटी के व्यू पॉइंट पर डिपेंड करता है कि वो जो मोरली राइट एक्ट को वो कहाँ रख रही है, यहाँ पर कि यहाँ पर। मान लीजिए सोसाइटी मोरली रॉन्ग एक्ट को यहाँ पर रख दे और आप उसको भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको कह दिया जाएगा कन्फॉर्मिंग पर्सन। मीन्स आप रॉन्ग एक्ट कर रहे हैं लेकिन उसको सोसाइटी सही मानती है तो आप कन्फर्मिंग हो गए।
जैसे एग्जाम्पल देखिए, डॉरी प्रैक्टिस इन इंडिया, यहाँ पर लगाइए इन इंडिया, क्योंकि हर सोसाइटी का जो व्यू पॉइंट है वो टाइम और प्लेस के आधार पर बदल रहा है। तो डॉरी प्रैक्टिस इन इंडिया और डॉरी प्रैक्टिस इन यूएसए, ये शायद यूएसए वाली चीज़ें यहाँ पर आएंगी डॉरी प्रैक्टिस, और इंडिया वाली चीज़ें डॉरी प्रैक्टिस यहाँ पर आएगी। तो अब देखते हैं डॉरी प्रैक्टिस इन इंडिया। तो सोसाइटी शायद बाई एंड लार्ज डॉरी प्रैक्टिस को एक टॉलरेंस लिमिट में ही देखती है। मीन्स आप इसको कहीं यहाँ देख सकते हैं कि पूरी सोसाइटी डॉरी लेती है। तो अगर आप भी ले रहे हैं तो आपका वो एक्ट हो जाएगा कन्फर्मिंग एक्ट। अगर आप डॉरी लेने से मना कर रहे हैं, मान लीजिए इंडियन सोसाइटी में, पर्टिकुलरली हरियाणा जैसे स्टेट में, तो आपका वो एक्ट हो जाएगा डेविएंट एक्ट। देख रहे हैं आप मोरली राइट एक्ट कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी इसको डेविएंट कह देगी, क्योंकि लार्जली सोसाइटी डॉरी लेने को यहाँ पर पुट करती है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए सती प्रथा। सती प्रथा टाइम के रिस्पेक्ट में देखिए 400-500 साल पहले पूरी सोसाइटी इसको यहाँ पर पुट करती थी। मीन्स सती एक्ट करने वाले लोगों को कन्फर्मिंग एक्ट कहा जाता था या कन्फर्मिंग पीपल कहा जाता था। लेकिन आज की मॉडर्न इंडियन सोसाइटी शायद सती को यहाँ पर रखे। तो सती परफॉर्म आज के दौर में, अगर मान लीजिए मेरा कोई स्टूडेंट या स्टूडेंट का कोई पड़ोसी या रिश्तेदार सती परफॉर्म करता है या करती है, तो आप समझ जाइए कि वह डेविएंट एक्ट कहा जाएगा, क्योंकि सोसाइटी आज जो सती जैसे एक्ट हैं उसको यहाँ पर रखती है, ना कि यहाँ पर। तो आप समझिए सोसाइटी की जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी एक्ट को कन्फर्मिंग एक्ट कहने की या डेविएंट एक्ट कहने की, वो टाइम और प्लेस के आधार पर चेंज हो जाती है। ये भी आपको बात समझ में आई। अब देखते हैं इस टॉपिक को। मेल टीचर वियरिंग फीमेल चप्पल इन हिज क्लास। अब देखिए एक मेल टीचर है, वो फीमेल चप्पल पहन के चला गया, मान लीजिए भूल बस ही चला गया, तो उसके एक्ट को क्या कहा जाएगा? डेविएंट एक्ट कहा जाएगा, क्योंकि सामने बैठी स्टूडेंट सोसाइटी, उसके माइंड में ये है कि आप अगर मेल हैं तो मेल चप्पल पहन के ही आएंगे, तो ये जो आपका काम है वो डेविएंट हो गया। मीन्स जो सोसाइटी एक्ट कलेक्टिव लेवल सोच रही है उसके कुछ अपोजिट आप कर रहे हैं, तो आप कन्फर्म नहीं कर रहे हैं उससे, आप उससे अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपका एक्ट हो गया डेविएंट एक्ट। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे मोरली रॉन्ग नहीं है, आप फीमेल चप्पल ही तो पहन के आए हैं, लेकिन सोसाइटी आपको डेविएंट कह देगी, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन वर्क, इसको भी सोसाइटी डेविएंट एक्ट कहती है। मीन सोसाइटी इसको टॉलरेट नहीं करती है। होमोसेक्सुअलिटी, यहाँ पे लगाइए इन इंडिया। ये होमोसेक्सुअलिटी जैसी चीज इंडिया में अभी स्वीकार नहीं है, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी इन मान लीजिए कह रही है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, तो वहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को थोड़ा बहुत समाज स्वीकार कर रहा है। तो होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में एक डेविएंट एक्ट हो गया, जबकि वही होमोसेक्सुअलिटी वेस्टर्न यूरोप में कन्फर्मिंग एक्ट कह दिया, या कन्फर्मिंग या डेविएंट के बीच कुछ एक्ट कह दिया, कि अभी इस पर सोसाइटी क्लियर नहीं हो पाई है कि कन्फर्म है या डेविएंस है, लेकिन कंप्लीटली डेविएंस तो नहीं है। ये बात समझ में आ रही है। मीन्स जो डेविएंस है वो सोसाइटी पर डिपेंडेंट है और टाइम पर डिपेंडेंट। ए ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेविएंस मे इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ एक्ट्स विच डू नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। वही बात कि डेविएंस में बहुत सारे एक्ट आते हैं जो सोसाइटी नहीं चाहती कि आप करें, या फिर वो एक्ट सोसाइटी के नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट हैं। तो आपने समझा, कन्फर्मिटी और डेविएंस एक कॉइन के दो साइड्स हैं, मीन्स पोलर अपोजिट जैसा कुछ है। अगर कन्फर्मिटी यहाँ पर है तो डेविएंस यहाँ पर। दोज एक्ट्स विच आर पॉजिटिवली सैंक्शनड, पॉजिटिवली मीनिंग यहाँ पर क्या है? सोसाइटी इसको हाँ करती है, ना नहीं करती। सैंक्शन और रिवार्डेड, मीन्स रिवार्ड भी दिए जाते हैं बाय द सोसाइटी। दोज एक्ट्स विच आर नेगेटिवली सैंक्शनड और पनिश्ड बाय द सोसाइटी। तो ये जो एक्ट हैं रिवार्डेड हैं या पॉजिटिवली सैंक्शनड हैं, इनको कन्फर्मिंग एक्ट कह दिया जाता है या कन्फॉर्मिटी कह दिया, और इन एक्ट को कह दिया गया डेविएंट। सोसाइटी ऐसे होते हुए नहीं देखना चाहती, या कह दिया नॉट सैंक्शनड बाय सोसाइटी, सोसाइटी इनको सैंक्शन नहीं करती है, इनको डेविएंट एक्ट। वंस अपॉन ए टाइम इन इंडिया अनटचेबिलिटी वाज एक्सपेक्टेड एज कन्फॉर्मिटी। आज से 400-500 साल पहले इंडिया में शायद अनटचेबिलिटी को एक कन्फॉर्मिटी के रिस्पेक्ट में देखा जाता था। मीन्स सोसाइटी एट लार्ज अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो एक्ट थे उसको नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी समझती थी। मीन्स आप अगर अनटचेबिलिटी फॉलो कर रहे हैं तो आप कन्फॉर्मिंग एक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज के मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में
या मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में जिसमें आज कॉन्स्टिट्यूशन का बोलबाला है, वहाँ पर अगर आप अनटचेबिलिटी फॉलो करेंगे तो आप एक डिविएंट एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी एट लार्ज अब अनटचेबिलिटी को यहाँ रख रही है। मीन्स वो एक्सपेक्ट नहीं करती आपसे कि आप ये सब काम करें। तो देखा कैसे टाइम पीरियड चेंज होने के बाद या कंटेक्स्ट चेंज होने से डिविएंट एक्ट कन्फॉर्मिंग एक्ट बन जाता है और कन्फॉर्मिंग एक्ट डिविएंट एक्ट बन जाता है। हाउएवर, Marshall Clinard suggests that the term deviance should be reserved for those acts which are disapproved beyond the tolerance limit of the society. Some of the popular studied forms of deviance include homosexuality, crime, juvenile delinquency, alcoholism, drug addiction, prostitution, etc. अब मैंने यहाँ पर लिखा था डेवियांस में अच्छा बुरा सब कुछ शामिल हो सकता है। तो डेवियांस में अच्छे एक्ट भी शामिल हो सकते हैं, जैसे पूरी समाज झूठ बोलता है, कल्चर है पूरे समाज में, या पूरा समाज एक्सपेक्ट करता है एक दूसरे से कि सब झूठ बोलेंगे, और उस समाज में अगर आप सच बोल देंगे तो वो एक्ट हो जाएगा क्या, डेविएंट एक्ट। पूरा समाज अगर करप्शन को वैल्यू करता है तो करप्ट एक्ट ही एक्सपेक्ट कर रहा है समाज से, आपसे भी। लेकिन अगर उस समाज में आप ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं या ऑनेस्ट एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उस समाज में आपका एक्ट कहा जाएगा डेविएंट एक्ट। तो ऑनेस्ट एक्ट भी या ऑनेस्टी हो सकती है डेवियांस, जबकि करप्शन हो सकता है कन्फॉर्मिटी। ये डिपेंड करता है कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, आप किस सोसाइटी में हैं। तो इसमें कुछ अच्छा या बुरा वाली बात नहीं है। अब है मर्टन्स स्ट्रेंथ थ्योरी। तो इनकी स्ट्रेंथ थ्योरी में क्या हमने देखा, डेवियांस और कन्फॉर्मिटी की बात है। डेवियांस क्रिएट स्ट्रेन इन द सोसाइटी। आप अगर सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अपोजिट कुछ एक्ट करेंगे तो वो स्ट्रेन पैदा करेगा सोसाइटी में। सोसाइटी भी शॉक्ड इनफ। अब ये खड़ी सोसाइटी, इसको आप अगर एक इंडिविजुअल माने और आप ये काम कर रहे हैं जो उसको अच्छे नहीं लगते, तो इससे इसको शौक तो लगेगा कि भाई इतना बड़ा नेता कौन हो गया जो मेरी बात नहीं मानता। तो एज एन इंडिविजुअल अगर सोसाइटी को आप देखेंगे तो सोसाइटी इससे गुस्सा हो रही होगी। स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, स्ट्रेन का मीनिंग है डिस्कनेक्ट बिटवीन गोल्स ऑफ ए सोसाइटी एंड द लेजिटिमेट मीन्स अवेलेबल टू अचीव दोज गोल्स। तो ये कह रहे हैं मीन्स और गोल्स के बीच कुछ डिस्कनेक्ट है तो स्ट्रेन पैदा होता है। तो अब ये दो की टर्म आपके लिए नया, एक तो गोल्स और एक मीन्स। इसके बारे में नेक्स्ट पेज पर हम डिस्कशन करेंगे। आप समझिए डेवियांस को ये किससे देख रहे हैं, गोल्स और मीन्स से। अभी हम जब एनोमी पढ़ेंगे उसको भी ये देखेंगे गोल्स और मीन्स से। एन एक्ट दैट इज डेविएंट इन वन सोसाइटी मे नॉट बी डेविएंट इन अनदर सोसाइटी। जैसे करप्शन की बात करें, इंडिया के केस में शायद करप्शन करने वाला व्यक्ति डेविएंट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बाय एंड लार्ज सोसाइटी करप्ट है और सोसाइटी एक्सपेक्ट भी करती है कि आपसे कि आप भी करप्ट हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स आप टॉलरेंस लिमिट में रह रहे हैं सोसाइटी के। वहीं अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आप जाइए या वेस्टर्न यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं, वहाँ पर करप्शन को एक डेविएंट एक्ट कहा जाएगा। तो जैसे जैसे पोजीशन या लोकेशन चेंज हो रही है वैसे वैसे डेवियांस और करप्ट एक्ट कन्फॉर्मिंग एक्ट भी चेंज हो जा रहे हैं। तो सोसाइटी चेंज होगी, डेवियांस और कन्फॉर्मिंग एक्ट चेंज हो जाएंगे। मोर ओवर द डेविएंट एक्ट कैन बिकम न्यू नॉर्म। जो पहले डेविएंट होता था जैसे होमोसेक्सुअलिटी, तो ये पहले डेवियांस या डेविएंट एक्ट माना जाता था, लेकिन समय के साथ इसको एक न्यू नॉर्म कह दिया गया, मीन्स ये कन्फॉर्मिंग एक्ट माना जाने लगा, स्पेशली इन यूरोपियन, पर्टिकुलरली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। एज टाइम पासिस, तो जैसे मैंने बताया सोसाइटी चेंज होगी तो डेविएंट एक्ट कन्फॉर्मिंग एक्ट बन जाते हैं, या फिर कन्फॉर्मिंग एक्ट डेविएंट एक्ट बन जाते हैं, या जैसे जैसे टाइम बीतता है। तो इससे समझ में आता है डेविएंस इज डायनेमिक कंसेप्ट, ये समय काल परिस्थितियों के आधार पर चेंज होता रहता है। डेविएंस इज रिलेटिव एंड देयर इज नो एब्सोल्यूट वे ऑफ डिफाइनिंग अ डेविएंट एक्ट। तो इससे पता लगता है ये सब रिलेटिव होता है। रिलेटिव किसके रिस्पेक्ट में, टाइम और लोकेशन के रिस्पेक्ट में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज आपने कह दिया ये डेविएंट है तो वो हमेशा ही डेविएंट रहेगा। नो स्टैंडर्ड इज एब्सोल्यूट और फिक्स्ड ऑलवेज। एग्जाम्पल देखिए, प्री मैरिटल सेक्स इज डेविएंट इन आवर इंडियन सोसाइटी, मीन्स इंडियन सोसाइटी में प्री मैरिटल सेक्स को डेविएंट एक्ट कहा जाता है, बट नॉट इन अमेरिकन सोसाइटी। तो अमेरिकन सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए कुछ एब्सोल्यूट वे नहीं है डेविएंट एक्ट को डिफाइन करने का। सोसाइटी बदली, डेविएंट एक्ट बन गया कन्फॉर्मिंग एक्ट। तो देखिए conformity is that action which is oriented to social norms or expectation।
तो कन्फॉर्मिटी वही एक्ट होते हैं जो सोसाइटी चाह रही होती है एंड विच फॉल्स विद इन द टॉलरेंस प्रिस्क्राइब्ड बाई द सोसाइटी। तो जो टॉलरेंस है उससे ब्रीच नहीं करते हैं कन्फॉर्मिंग एक्ट, मीन्स टॉलरेंस लिमिट में ही रहते हैं, ना कि यहाँ से यहाँ आ जाते। वेरियस काइंड्स ऑफ थ्योरीज टू स्टडी डेवियांस, मीन्स मर्टन के द्वारा दी गई थ्योरी से पहले क्या कोई थ्योरी पहले एग्जिस्ट कर रही थी, ये देखेंगे, और अगर कर रही थी तो उसमें वो क्या बोल रहे हैं डेवियांट एक्ट के बारे में। मर्टन इज नॉट द फर्स्ट वन, ये पहले तो नहीं है, टू स्टडी डेवियांस, although he gave an altogether sociological explanation of deviance। ये पहले तो नहीं है लेकिन सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने वाले ये पहले इंसान है, सोशियोलॉजी से कनेक्ट करने वाले ये पहले इंसान है, इसको डेवियांस को। मर्टन्स थ्योरी ऑफ डेवियांस, या कह दिया जाए मर्टन्स थ्योरी ऑफ एनोमी। अभी हम डेवियांस के बारे में पढ़े, एनोमी के बारे में नहीं पढ़े। मैं बता दूं मर्टन इसको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बता रहे हैं, अभी हम इसको पढ़ेंगे, बस पासिंग रेफरेंस में दे रहा हूँ आपको। इसको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बता रहे हैं, मीन्स ये सोसाइटल लेवल पर हो रही है, जबकि जो डेवियांस है वो इंडिविजुअल एक्ट हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पर है। और एक बात मैं और बता दूं, एनोमी जब सोसाइटी में होती है, एनोमी होती है तभी लोग डेवियांस शो करते हैं या डेवियांट एक्ट दिखाते हैं। और एनोमी को उन्होंने देखा गोल्स और मीन्स के मिसमैच के कारण। तो एनोमी की वजह से डेवियांस, डेवियांस इंडिविजुअल एक्ट की वजह से है, मीन्स इंडिविजुअल एक्ट की वजह से है, जबकि एनोमी स्ट्रक्चरल स्ट्रेन की वजह से है या सोसाइटल प्रॉब्लम की वजह से है। तो देखा डेवियांस की थ्योरी या एनोमी की थ्योरी की बात करें तो वो सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कौन, मर्टन साहब, दैट डिपार्ट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड प्योरली कल्चरल थ्योरी विच आर फैलोज। तो ये जो थ्योरीज थी डेवियांस पर, कौन सी, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल, प्योरली कल्चरल, उसको वो डिस्कार्ड कर रहे हैं। यहाँ पर एक की टर्म है प्योरली। आप देखेंगे डेवियांस साहब भी कल्चरल थ्योरी दे रहे हैं, किसकी, मर्टन साहब भी कल्चरल थ्योरी दे रहे हैं, किसकी, डेवियांस की, लेकिन वो प्योरली कल्चरल नहीं दे रहे हैं। कुछ स्कॉलर्स इसको प्योरली कल्चरल दे रहे हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो आप जब मैं सब कल्चर थ्योरी बता रहा हूँ आपको, सब कल्चर थ्योरी, तो आपके माइंड में यही डाउट आता है कि सर आप तो कह रहे हैं कि मर्टन साहब कल्चरल थ्योरी का मना कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा आपसे कि ये प्योरली कल्चरल थ्योरी के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन सब कल्चरल थ्योरी के लिए ये कह रहे हैं कि सब कल्चरल थ्योरी की वजह से या सब कल्चर की वजह से डेविएंट एक्ट। तो सब कल्चर थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, गुड्डू बमबाज के बारे में, कि गुड्डू बमबाज इलाहाबाद में ही क्यों पाए गए। अब देखते हैं क्रिटिक ऑफ अर्लियर थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरी दे रहे हैं लोम्ब्रोसो, लिंक डेवियांस टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लोम्ब्रोसो साहब डेवियांस को फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ लिंक कर रहे हैं, दैट इज मेसोमॉर्फिक बॉडी टाइप्स। तो ये जो बॉडी टाइप्स हैं इसमें डिस्कस करने वाले हैं। साइकोलॉजिकल, बाई फ्रूड एंड डिनिट्ज एट्रीब्यूटेड डेवियांस टू इंटरनल पर्सनालिटी कंपोनेंट्स। तो इसको इड कहा जाता है, आईडी आप जो भी कुछ कह पाएँ, और अनकंट्रोलेबल इमोशंस। तो इसको साइकोलॉजी से जोड़ते हैं ये दोनों लोग। कल्चर से कौन जोड़ रहा है, बेकर जो लेबलिंग थ्योरी दे रहे हैं, और कौन जोड़ रहा है कल्चर से, सुथरलैंड जो सब कल्चरल थ्योरी दे रहे हैं। वाइट जो एक बुक लिख रहे हैं स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, आर्ग्यूड डेवियांस इज लर्न विद इन सब कल्चर्स और इज अ रिजल्ट ऑफ सोसाइटल लेबलिंग और लेबलिंग थ्योरी। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो प्री एग्जिस्ट कर रही हैं मर्टन की थ्योरी से पहले। मर्टन सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या है, मर्टन रिजेक्ट्स इंडिविजुअल सेंट्रिक एक्सप्लेनेशन। फॉर हिम डेवियांस इज अ प्रोडक्ट ऑफ मिसमैच बिटवीन कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स एंड द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स। अब इसका मीनिंग मैं बताऊंगा, क्या गोल हैं और क्या मीन्स हैं, अवेलेबल टू अचीव देम विद इन ए सोशल स्ट्रक्चर। तो ये जो बात कर रहे हैं मर्टन साहब, ये अगर डेवियांस को देख भी रहे हैं, ये कह रहे हैं कुछ गोल्स और मीन्स में मिसमैच होता है एट सोसाइटल लेवल, इस कारण एनोमी आती है और एनोमी की वजह से ही डेविएंट एक्ट होते हैं। ही आर्ग्यूज दैट डेवियांस इज इनहेरेंट इन सोशल स्ट्रक्चर नॉट जस्ट इंडिविजुअल बिहेवियर। ये कह रहे हैं कोई इंडिविजुअल बिहेवियर की वजह से डेविएंट एक्ट नहीं है, ये सोशल स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा है, एनोमी है, जिसकी वजह से डेविएंट एक्ट हो रहे हैं। और एनोमी क्यों है, क्योंकि गोल्स और मीन्स में कुछ मिसमैच है, और जो गोल्स हैं वो भी सोसाइटी ने अप्रूव किए हैं और मीन्स भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, मीन्स स्ट्रक्चर लेवल पर है, मीन्स सोसाइटल लेवल पर है, मीन्स सोसाइटी के ही गोल्स हैं, सोसाइटी के ही मीन्स हैं। जब उसमें मिसमैच हो जाता है तो इंडिविजुअल या तो मीन्स छोड़ देता है या गोल्स छोड़ देता है या नए मीन्स और नए गोल्स बना लेता है, जिस कारण
डेविएंट एक्ट समझ में आते हैं, लेकिन जो कारण है वो है मीन्स और गोल्स में मिसमैच, मीन्स एनोमी। तो मैं आपको बताऊं, एनोमी की वजह से होती है डेविएंस, ये बात समझिए, ये कह रहे हैं कौन, वेबर। लेकिन एनोमी क्या है, स्ट्रक्चरल रियलिटी है, मीन्स सोसाइटी की वजह से है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गोल्स और मीन्स में एक मिसमैच है, और गोल्स और मीन्स कौन डिसाइड कर रहा है, सोसाइटी ही डिसाइड कर रही है। और डेविएंस जो हो रहा है वो इस सोसाइटी के कारण ही है। और डेविएंस में आप देख रहे हैं ये इंडिविजुअल लेवल पर जो एक्ट किए जा रहे हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो आपको शायद ये लगे कि डेविएंस एक इंडिविजुअल एक्ट है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक एनोमी की वजह से ये हो रहा है। और एनोमी क्यों है? क्योंकि सोसाइटी के जो गोल्स हैं और मीन्स हैं उसमें मिसमैच है। अभी आप स्टोरी समझ पाए होंगे, मर्टन के डेविएंस और एनोमी में क्या रिलेशन है ये भी आप समझ पाए होंगे। तो चलिए पहले प्रीकर्सर थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से एनोमी और डेविएंस पर चलेंगे। बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेविएंस। बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेविएंस गिवन बाय लोम्ब्रोसो attributes certain type of behavior to biological regions or factors। तो ये बायोलॉजी की वजह से कह रहे हैं डेविएंट एक्ट होते हैं। एग्जाम्पल, criminologist Lombroso claimed that certain genetically determined features are reasons behind to commit crime। ये कह रहे हैं किसी के जीन में ही होता है क्राइम करना, मीन्स बायोलॉजिकल रीजन है क्रिमिनल एक्ट के पीछे। और ये कह रहे हैं ये कैसे पता लग जाता है कि कोई क्रिमिनल होगा कि नहीं होगा? बोले क्रिमिनल के विजिबल बॉडीली मार्कर्स होते हैं। कैसे? वह कुछ अलग दिखता है और सब लोगों से, जैसे मे हैव एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट, उसके एक एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट हो सकता है, लाइक फिंगर, एक्स्ट्रा फिंगर, ट्विस्टेड नोज, और बॉडली एनोमली, बिग जास, बिग ईयर्स। तो ये देख रहे हैं इनकी जो थ्योरी समझ में आ रही है, इसमें क्या है, एथनोसेंट्रिक बायस समझ में आ रहा है कि कुछ लोग जिनके ऐसे बॉडी मार्कर्स हैं वह एक डेविएंट एक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू लोम्ब्रोसो सम पीपल आर बॉर्न क्रिमिनल। तो कुछ लोगों के जीन में ही है क्रिमिनल एक्ट्स, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स इन देयर बॉडी एनोमली। दिस काइंड ऑफ रीजनिंग सीम्स इलॉजिकल, ऑल्दो इस लॉजिक को, लोम्ब्रोसो के इस लॉजिक को इलॉजिकल कहा गया, रेसिस्ट कहा गया। तो इसको एथनोसेंट्रिक बायस ना कह के आप रेसिस्ट कहिए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि एथनोसेंट्रिक बायस जो की टर्म है वो हम यूज करते हैं कल्चर के रिस्पेक्ट में, और रेस के रिस्पेक्ट में आप रेसिस्ट कहिए, ज़्यादा बढ़िया है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एथनिसिटी एंड रेस। इसका मुझे डिफरेंस बताइए, और मुझे बताइएगा कि रेस से एथनिक आइडेंटिटी क्यों बनी। मीन्स पहले रेस आइडेंटिफाई करी जाती थी, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद लोग एथनिक आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने लगे, ऐसा क्यों हुआ? ये आपको अगर आता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो मैं जब एथनिसिटी का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा। टारगेटिंग स्पेशली ब्लैक अमेरिकन्स। तो देखिए इनकी जो थ्योरी है वो रेसिस्ट समझ में आ रही है, और ये कह रहे हैं डेविएंट एक्ट्स कुछ लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, वो पर्टिकुलरली ब्लैक अमेरिकन्स जैसे ही हैं। मीन्स ये जो फीचर्स इन्होंने बताए वो ब्लैक अमेरिकन्स के होते थे, इसलिए ये ब्लैक अमेरिकन्स को इनडायरेक्टली टारगेट करना चाह रहे हैं। विलियम सेल्डन्स सोमेटोटाइप थ्योरी, ही इज एम्फेसाइजिंग द डिस्क्रेडिटेड एंड रेसिस्ट नेचर ऑफ रेशियल क्लेम्स। यही कहानी इनकी है। अब आप देखेंगे इन्होंने बॉडली टाइप को क्लासीफाई किया है, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, ठीक, और इन्होंने उसके कुछ बॉडली मार्कर्स बताए हैं और फिर उसको डेविएंस से कनेक्ट कर दिया है। अब देखेंगे जो भी बॉडली मार्कर्स इन्होंने बताए हैं और डेविएंस से कनेक्ट किया है उसमें कौन से लोग हैं, ब्लैक्स हैं, मंगोलाइट्स रेस वाले लोग हैं, चाइनीज हैं, जापानीज हैं और एशियंस हैं। मीन्स इन्होंने किसको किसको डेविएंट कह दिया है, जो ब्लैक लोग हैं उनको डायरेक्टली कह दिया है, मंगोलाइट्स रेस वाले कह दिया है, जापानीज और चाइनीज को कह दिया है, या जो अपने आसपास मंगोलाइट्स रेस के लोग दिख जाते हैं उनको डेविएंट कह दिया, और लार्जली एशियंस को कह दिया। मीन्स इन्होंने किसको नहीं कहा, इन्होंने नहीं कहा यूरोपियंस को। मीन्स यूरोपियंस को ही डेविएंट नहीं होते एज पर सेल्डन। तो इनकी भी थ्योरी कैसी है, रेशियल थ्योरी, या इनके भी कुछ एथनोसेंट्रिक बायसेस हैं। नोट, हाईली प्रॉब्लमेटिक एंड डिस्क्रेडिटेड थ्योरी ड्यू टू इट्स यूरोसेंट्रिक बायस। तो इनके कुछ यूरोसेंट्रिक बायस हैं। तो यूरोप में ये डेविएंट एक्ट को देख ही नहीं पा रहे, ये कह रहे हैं यूरोप में तो सब राम राज्य है, कुछ डेविएंट एक्ट है ही नहीं। यूरोपियन सोसाइटी को छोड़कर सब ही डेविएंट बोल दिए इन भाई साहब ने। तो ये देखिए मैं हिंदी में जो लिख रहा हूँ वो आप समझिए क्रक्स है पूरे टॉपिक का, तो उसको आप रिवीजन में जरूर पढ़ें। फिर देखिए साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेविएंस। अभी तक हमने बायोलॉजिकल थ्योरी पढ़ी,
अब हम देखते हैं डेवियांस को कैसे साइकोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं। ये मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड एंड साइमन डेनिट्ज। एनोमली इन साइकी एंड नॉट बॉडी, ये कह रहे हैं साइकोलॉजी की वजह से है, ना कि बॉडी की वजह से। ट्रॉमेटिक इवेंट्स इन चाइल्डहुड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ डेविएंट सेक्स। किसी बच्चे को जिसके साथ ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं चाइल्डहुड में या फिर उसने झेले हैं रिप्रेसिव इवेंट्स, वह बाद में डेविएंट एक्ट करता है। हेल्दी मदर चाइल्ड रिलेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दोज विदाउट दिस बॉन्ड आर मोर लाइकली टू बिकम डेविएंट। तो अगर उसे माँ का प्यार नहीं मिलेगा तो वो साइकोलॉजिकल रूप से कमजोर हो जाएगा और डेविएंट बन जाएगा। सिगमंड फ्रॉइड्स साइको एनालिटिक थ्योरी posits that personality is comprised of three interacting components: the id, ego and superego. The balance and conflict among these parts determine an individual behaviors including tendencies toward conformity or deviance. तो तीन कंपोनेंट कौन से हैं? इड, ईगो, सुपर ईगो। आप देखिए इड में प्लीजर प्रिंसिपल लगता है, मीन्स आप प्लीजर की वजह से कुछ करते हैं। सुपर ईगो में मोरलिटी का प्रिंसिपल लगता है, मीन्स आप मोरल एक्ट्स को वैल्यू करते हैं। जबकि ईगो में एक जुडिशियस मिक्स है दोनों का। अब नेचर और फंक्शन देखते हैं इड में। प्रिमिटिव इंस्टिंक्टल ड्राइव्स, डिजायर्स और अर्जिस। सुपर ईगो में क्या फंक्शंस हैं? मोरल कंसाइंस, इंटरनलाइज्ड सोसाइटल रूल्स और आइडियाज। ईगो में रेशनल मीडिएटर, इन दोनों के बीच की कुछ बात। डील्स विद रियलिटी, मीन्स रियलिटी के बहुत पास। इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर बेस्ड ऑन डोमिनेंस और बैलेंस। देखते हैं इड में क्या है। इफ डोमिनेंट लीड्स टू डेविएंट क्रिमिनल बिहेवियर, अगर इड कंपोनेंट डोमिनेंट हो जाए तो उस वजह से डेविएंट और क्रिमिनल बिहेवियर दिखेगा लोगों में, मीन्स इसकी वजह से डेविएंट एक्ट हो रहे हैं। सुपर ईगो का देखते हैं। इफ डोमिनेंट, अगर सुपर ईगो डोमिनेंट हो जाए, लीड्स टू एन अल्ट्रिस्टिक मोरलिस्टिक पर्सन, तो यहाँ पर कुछ मोरलिटी वाली बातें दिखेंगी। एग्जाम्पल नेशनलिस्ट लीडर। तो नेशनलिस्ट लीडर, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो नेशनलिस्ट लीडर थे, उनमें कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा था? सुपर ईगो। अब ईगो की बात करें, ट्राइज टू बैलेंस इड, तो इसकी और इसकी दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। नेसेसरी फॉर कॉमन बैलेंस्ड बिहेवियर, तो इसकी वजह से कॉमन बैलेंस्ड बिहेवियर हो जाता है जो रियलिटी से काफ़ी मैच करता है। मीन्स बाय एंड लार्ज सभी लोग इसको ही शो करते हैं। द पर्सनालिटी इज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन द इम्पल्सिव डिमांड्स ऑफ द इड, तो इड का जो इंस्टेंटेनियस या इम्पल्सिव डिमांड है वो, एंड द मोरल कंस्ट्रेंट ऑफ द सुपर ईगो, और जो आपकी मोरलिटी करने से आपको रोके। कुछ तो आपको करवा रहा है तुरंत इम्पल्सिव एक्ट, और कुछ सुपर ईगो की वजह से आप नहीं करते हैं विद द ईगो, और जिसकी वजह से ईगो बनता है अटेम्प्टिंग टू फाइंड अ रियलिस्टिक बैलेंस, जिसमें एक रियलिस्टिक बैलेंस दिखाई पड़ता है। एन इम्बैलेंस पर्टिकुलरली एंड ओवरली डोमिनेटेड, या तो आप इड कंपोनेंट आप में ज़्यादा हो जाए और ए वीक सुपर ईगो, या कहें सुपर ईगो कमजोर हो जाएगा। सुपर ईगो कमजोर हो जाएगा तभी तो इड कंपोनेंट बढ़ जाएगा। तो ये कह रहे हैं जब इड कंपोनेंट बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा या सुपर ईगो बहुत कम हो जाएगा तो फिर डेविएंट एक्ट दिखने लगेंगे। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी में क्या देखा जा रहा है कि जब इड कंपोनेंट बढ़ जाता है तब डेविएंट एक्ट दिखने लगते हैं, या सुपर ईगो जब कम हो जाता है या लेस इन्फ्लुएंस हो जाता है उसका, तो डेविएंट एक्ट दिखने लगता है। ये बताया गया। डेनिट्ज, डेविएंस इज ए पर्सनालिटी ट्रेट। दोज हु कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस, frustration, those who are egoist, irrational, carry emotionally charged mind, और those who carry abnormal personality are deviants. Similar इन्होंने भी बात कही, बस इसकी वर्ड्स बदल दिए कि जिसके इड कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं, जिसमें पर्सनालिटी ट्रेट, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, प्लीजर प्रिंसिपल चल रहे हैं, इगोइस्ट हैं, इरेशनल हैं, वो ही डेविएंट्स हैं। अब देखते हैं कल्चरल थ्योरी फॉर डेविएंट्स, जो दे रहे हैं हॉवार्ड बेकर, विलियम फोर्ड, वाइट, सुथरलैंड। Cultural theory of deviance emphasize that deviant behavior is learned. देखिए learned, सीखा जाता है। डेविएंस को सीखा जाता है, ना ये बायोलॉजी की वजह से है ना साइकोलॉजी की वजह से। ये तो सोसाइटी सिखाती है थ्रू सोशल इंटरेक्शन। तो आप जब सोसाइटी से इंटरेक्ट करेंगे तो डेविएंट एक्ट सीख जाएंगे। एंड इज शेप्ड बाई द कल्चरल कंटेक्स्ट, और ये कल्चरल कंटेक्स्ट पर डिपेंडेंट है। जैसे कानपुर का कल्चर क्या देखा आपने? आप मीम डालिएगा या गूगल इमेज पर कानपुर कल्चर मीम डालिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कानपुर कल्चर को जोड़ा जाता है पान मसाला कल्चर से। आप उस मीम में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसको कहा गया पान मसाला कल्चर। अब पान मसाला खाना एक डेविएंट एक्ट हो सकता है, लेकिन पूरा कानपुर एक तरीके से ही एक्ट कर रहा है, मीन्स एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, एक पर्टिकुलर कल्चर में
एक डेविएंट एक्ट देखने को मिलता है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि उस कल्चरल सोसाइटी में, उस ज्योग्राफिकल लोकेशन पर कुछ डेविएंट एक्ट हो रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर सोसाइटी ही और सभी लोगों को वहाँ पर सिखाती है। मीन्स एक पर्टिकुलर लोकलिटी में ही डेविएंट एक्ट देखने को मिलते हैं। मीन्स एक लोकलिटी में डेविएंट एक्ट 1 दिखेगा तो दूसरी लोकलिटी में डेविएंट एक्ट 2 दिखेगा। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ कल्चरल ग्रुप हैं और यहाँ पर कुछ कल्चरल ग्रुप हैं। तो बाय द कल्चरल कंटेक्स्ट पर्टिकुलरली सब कल्चर्स रादर देन बीइंग एन इनहेरेंट इंडिविजुअल ट्रेट। तो यहाँ पर कुछ इंडिविजुअलनेस की वजह से नहीं है डेविएंट एक्ट, ये तो सोसाइटी आपको सिखा देती है। वहाँ पर कुछ ऐसे सब कल्चर होता है उस पर्टिकुलर सिटी में या विलेज में या टाउन में जो आपको सिखा देता है। तो ये सब कल्चर की थ्योरी ये दे रहे हैं कल्चरल थ्योरिस्ट लाइक हॉवर्ड बेकर, विलियम फोर्ट और सुथरलैंड। अभी मैं इसका एग्जांपल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले एक बार रीड कर लेते हैं। लेबलिंग थ्योरी, हॉवर्ड बेकर। डेविएंस इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ द एक्टर। ये इंडिविजुअल पर तो कुछ भी नहीं है, उसकी क्वालिटी नहीं है, बट रादर ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स एंड सैंक्शंस बाई अदर्स। जैसा दूसरे लोगों के द्वारा सैंक्शन किया जा रहा है या रूल बनाए जा रहे हैं उसकी वजह से डेविएंट एक्ट है। जैसे लेबलिंग समवन एज डेविएंट मेक देम डेविएंट। आप एक स्टूडेंट है, उससे कहने लगो कि तुम्हें कुछ नहीं आता। वो सुबह आए, छोटा बच्चा है, मान लिया 3rd या 4th क्लास में पढ़ता है, और उससे कहने लगो आप उसके टीचर हैं, इसको कुछ भी नहीं आता, ये फेल हो जाएगा। फिर अगले दिन आए क्लास में, आप फिर कह दें इसको कुछ भी नहीं आता, ये फेल हो जाएगा, और पूरी क्लास के सामने वो डेली कहें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो बच्चा चाहे पढ़ने में कितना भी अच्छा हो, इवन टॉपर भी हो, वो धीरे धीरे फेल होने लगेगा। वो फेल क्यों होने लगेगा? क्योंकि आपने उसको लेबल कर दिया है ऐसे फेलियर। वो पहले फेलियर था नहीं, लेकिन आपने उसको लेबल किया तो वो फेलियर बन गया। मीन्स जैसे जैसे दूसरे आपको कहते हैं वैसे वैसे आप बनने लगते हैं। तो डेविएंट आपको कौन बना रहा है? समाज क्या कैसे बना रहा है? आपको लेबल कर कर। तो लेबलिंग थ्योरी में क्या है? व्हेन इंडिविजुअल्स आर लेबल किए जाते हैं, हो या ना हो वो पता नहीं, एज डेविएंट बाय द सोसाइटी, इट कैन लीड देम टू इंटरनलाइज दिस लेबल। और वो इंडिविजुअल क्या करता है? वो उसको सत्य मान लेता है कि यार क्या पता मैं पास ही ना हो पाऊँ, तो क्यों मेहनत करनी। अफेक्टिंग देयर सेल्फ कंसेप्ट एंड फ्यूचर बिहेवियर। इसी वजह से उसका फ्यूचर बिहेवियर भी बदल जाता है। पोटेंशियली लीडिंग टू सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वेयर दे कंटिन्यू टू इंगेज इन अ डेविएंट एक्ट। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ये कीवर्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। ये मर्टन साहब यूज करते हैं इस की टर्म को, और कहते हैं आप किसी को कुछ बोलिए फिर वो वैसा ही बन जाता है। इस कंटेक्स्ट में इस की टर्म को यूज किया है किसने? मर्टन ने। किसी परिवार में सब डेविएंट नहीं होते, जिसे बार बार कहा जाता है वो ही बन जाता है। मीन्स आप अपने फैमिली लीजिए, उसमें 1-2 लोग डेविएंट एक्ट बहुत करते हैं, तो उसको आपका परिवार ही कहता है ये ऐसे हैं और वो वैसा ही बन जाता है। सब कल्चरल थ्योरी ऑफ डेविएंस, एडविन सुथरलैंड। क्या है? डेविएंट बिहेवियर लाइक कन्फर्मिंग बिहेवियर। जैसे कि कन्फर्मिंग बिहेवियर वैसे ही डेविएंट बिहेवियर इज लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन। तो समाज से जब आप इंटरेक्ट करेंगे तभी डेविएंट बिहेवियर आएगा, प्राइमरली विद इन द इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स। और ये पर्सनल ग्रुप से ही सीखा जाता है। जैसे तम्बाकू खाना आपको कौन सिखाएगा? आपके मित्र, जो एक ग्रुप होगा आप लोगों में जो तम्बाकू खाता होगा, वो आपको भी तम्बाकू या खैनी खाना सिखा देगा। मीन्स जो डेविएंट एक्ट है वो आपको सोसाइटी ही सिखाती है, ना कि आप जीन में लाते हैं, ना कि आपकी बायोलॉजी की वजह से है, ना ही आपकी साइकोलॉजी की वजह से है। ऐसा कौन कह रहा है? एडविन सुथरलैंड। ये कह रहे हैं ये तो सब कल्चर की वजह से है। इंडिविजुअल लर्न द सब कल्चर ऑफ डेविएंस इंक्लूडिंग टेक्निक्स, मोटिव्स, ड्राइव्स, रेशनलाइजेशन एंड एटीट्यूड्स फेवरेबल फॉर वायलेटिंग द लॉ। अब देखिए ये कह रहे हैं एक सब कल्चर होता है जिस वजह से लोग डेविएंट एक्ट करने लगते हैं। जैसे यहाँ को इसको आप हमेशा नेगेटिव कनोटेशन में ना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कानपुर में सब कल्चर मान लीजिए तम्बाकू का है, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग तम्बाकू खाने लगेंगे, डेविएंट एक्ट करने लगेंगे, क्योंकि सोसाइटी वैसे ही उन्हें सिखा देगी। मान लीजिए कोई सिटी है जहाँ पर कल्चर या सब कल्चर है किसका? इंडस्ट्री सेटअप का, कि जल्दी जल्दी इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं लोग। तो वहाँ पर रहने वाले सभी लोग फिर देखेंगे एक नया बच्चा आएगा, वो भी वैसे ही सोशलाइज होगा कि कैसे इंडस्ट्री सेटअप कर ले रहे हैं। उनके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे उस बारे में, तो वो बच्चा भी जल्दी से इंडस्ट्री सेटअप कर लेगा। तो ये जो बात है ये कल्चर पर डिपेंडेंट होती है कि आप कैसे एक्ट करेंगे। तो देखिए, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। मीन्स जो आपके आसपास होता है वही आपकी रियलिटी को
इन्फ्लुएंस करता है अच्छी संगति पर कबीर के दोहे। तो कबीर साहब भी कहते हैं कि आप अच्छे कल्चरल ग्रुप के साथ रहिए। मीन्स इन्होंने भी कहीं ना कहीं कल्चरल थ्योरी को जाना। इन्होंने कहा आपका जैसा सब कल्चर होगा वैसे ही आप एक्ट करने लगेंगे, तो इसलिए आप अच्छे लोगों के साथ बैठिए तो आपको अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब आप समझ पा रहे हैं कि कैसे रेफरेंस ग्रुप को आप जोड़ सकते हैं, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी को जोड़ सकते हैं किससे, डेवियांस से। तो आपके लिए अगर रेफरेंस ग्रुप आपका सब कल्चर है, सब कल्चरल ग्रुप है कोई, तो फिर आप डेविएंट एक्ट करने लगेंगे। कंक्लूजन, एन इंडिविजुअल इज नॉट इनहेरेंटली डेविएंट। वो खुद में साइकोलॉजी या बायोलॉजी की वजह से डेविएंट नहीं होता। देयर डेविएंस स्टेम्स फ्रॉम लर्निंग विद इन अ डेविएंट सब कल्चर। वह डेविएंट बन जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उस कल्चरल रीजन में सोसाइटी पूरी ही डेविएंट है। तो कोई ना कोई मित्र आएगा, कोई ना कोई परिवार का मेंबर आएगा जो आपको डेविएंट एक्ट फॉलो करने को कहेगा। जैसे भगत सिंह के फैमिली में या भगत सिंह जिस सोसाइटी में रहते थे, जिस सब कल्चर में रहते थे, उस सब कल्चर की वजह से उन्होंने वायलेंट मीन्स चुना फॉर नेशनल फ्रीडम। तो उन्होंने अगर कोई डेविएंट एक्ट किया तो वो किस वजह से किया, क्योंकि उनका जो कल्चरल ग्रुप है उसने उनको वो चीज़ सिखाई, ना कि उनकी साइकोलॉजी ने कुछ कहा, ना ही उनकी बायोलॉजी ने कुछ कराया। वो सब कल्चरल ग्रुप था जिसने उनको ऐसा कुछ करने को कहा या मोटिवेट किया। एग्जाम्पल, वाइट कॉलर क्राइम इज आइडेंटिफाइड बाई सुदरलैंड where individual in positions of power or public office use their roles for personal gain. This shows that deviance is not limited to lower classes but is learned within a specific professional or social subculture. अब समझिए, बड़े बड़े IAS लोग, एक ग्रुप होता है IAS का और सब एक दूसरे से चर्चा करते रहते हैं, और भाई क्या चल रहा है, देश में कितना गड्ढा कर दिया, ऐसी उनकी चर्चाएं चलती हैं उस कल्चरल ग्रुप में। तो वहाँ पर जो करप्शन है, करप्शन की भावना है, वो उस अपर क्लास में भी पहुंच जाती है। तो आप देख रहे हैं ये डेविएंट एक्ट एक पर्टिकुलर IAS लॉबी में कैसे आया, क्योंकि उनका कल्चरल ग्रुप वैसा है। जबकि एक कल्चरल ग्रुप IAS में ऐसा हो सकता है वो वैल्यू कर सकते हैं राष्ट्र सेवा को, ऑनेस्टी को, इंटीग्रिटी को, तो उस कल्चरल ग्रुप में या सब कल्चरल ग्रुप में वैसे लोग ही जुड़ेंगे। तो इसमें इंडिविजुअल का कोई भी से नहीं है। सुदरलैंड कहते हैं ये सब कल्चरल ग्रुप की वजह से हो रहा है, जैसा ग्रुप आपको कराएगा या सिखाएगा वैसे ही आप सीखते चले जाएंगे। बुक है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी बाई विलियम फूड वाइट ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ गैंगस्टर्स एंड देयर वर्क कल्चर। अब देखिए, गैंगस्टर की जो वर्किंग है उसको समझते हैं। कोर आइडिया क्या है, विद इन ए लार्जर कल्चर वेरियस सब कल्चर स्पेसिस एग्जिस्ट ईच विद इन ऑन डिस्टिंक्ट वैल्यूज कस्टम्स एंड नॉर्म्स दीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ओल्डर मेंबर्स टू न्यूअर वंस। आप मान लीजिए आपकी एक सिटी है, सिटी ये इसका एक कल्चर है। इस सिटी के अंदर बहुत सारे गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं, G1, G2, G3, G4, और बहुत सारे भाई लोग हैं यहाँ पे। भाई इसका हेड भाई 1, इसका हेड भाई 2, इसका हेड भाई 3, यहाँ पे भाई 4। आप देखेंगे हर एक गैंगस्टर के ग्रुप में अलग अलग कल्चर है। इनके मेंबर्स इनके कल्चर को ही फॉलो करते हैं। मीन्स G1 के मेंबर्स G2 के कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे, G2 के G3 को नहीं करेंगे, G3 के G4 को नहीं करेंगे। मीन्स ये उसी सब कल्चर में रहते हैं। एक कल्चर के अंदर एक और कल्चर देखने को मिल गया, तो इसीलिए इसको कह दिया गया सब कल्चर। मीन्स लार्जर कल्चर में एक कल्चर जिंदा रहता है। तो इस सब कल्चर में जो पुराने मेंबर्स होते हैं वो नए मेंबर्स को सिखाते रहते हैं। मीन्स यहाँ पर ग्रुप में क्या होगा, कुछ लोग आएंगे और पुराने लोग इस नए लोगों को सिखाते रहते हैं, ग्रुप की एक्टिविटी, ग्रुप के कल्चर के बारे में बताते रहते हैं। तो सोशल कंट्रोल विद इन सब कल्चर्स क्या हो रहा है, इंडिविजुअल्स, फोकस करिए, इंडिविजुअल्स हु डोंट कन्फर्म टू अ सब कल्चर्स वैल्यू फेस पनिशमेंट फ्रॉम विद इन दैट ग्रुप। अगर आप इसके एक पार्ट हो रहे हैं और आप इसकी वैल्यूज को मान नहीं रहे हैं तो फिर आपको पनिशमेंट मिलता है। ऐसे आपको सोशलाइज किया जाता है इस ग्रुप की वैल्यूज के साथ। कॉन्ट्रा कल्चर क्या होता है, इफ सब ग्रुप्स कल्चर एक्टिवली कंट्राडिक्ट्स द मेन स्ट्रीम कल्चर। तो मान लिया एक सिटी का कल्चर है और एक सब ग्रुप है कोई, इसका कल्चर है, और दोनों कल्चर आपस में कंट्राडिक्टरी हैं, तो फिर इसको कह दिया जाता है कॉन्ट्रा कल्चर। कॉन्ट्रा कल्चर मीन समझे क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी कल्चर। कॉन्ट्राडिक्टरी किसका, विद रिस्पेक्ट टू लार्जर कल्चरल ग्रुप। तो इस कल्चर से कंट्राडिक्टरी है किसका, इसका कल्चर, इसलिए इसके इस सब कल्चर को कह दिया जाता है कॉन्ट्रा कल्चर। अब आप समझ गए होंगे कॉन्ट्रा कल्चर क्या होता है। एग्जाम्पल, ग्लोरीफाइंग क्राइम, रिजेक्टिंग मेन स्ट्रीम नॉर्म्स।
तो क्राइम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए कॉन्ट्रा कल्चर, इट फॉर्म्स ए कॉन्ट्रा कल्चर। यहाँ पर मैंने लिखा है भाई ने बोला मारना है तो मारना है। मुन्ना भाई MBBS मूवी देखिए। अब देखिए उस सिटी में एक पर्टिकुलर रीजन में मुन्ना भाई रहते थे, तो वहाँ का जो एरिया है उसको आप समझ लीजिए सब कल्चर, और वहाँ पर सर्किट जैसे लोग अपने आप आते हैं और सीख जाते हैं। तो सर्किट को किसने सिखाया? भाई ने सिखाया, और भाई ऐसे ही सर्किट भी किसी तीसरे को सिखाएगा। और यहाँ पर भाई का कहना माना जाता है। भाई ने बोला करने का मतलब करने का, मीन्स अगर सब कल्चर की वैल्यूज पर आपने नहीं माना तो आपको फिर पनिशमेंट भी मिलेगी। मीन्स यहाँ पर भाई की वैल्यूज माननी है, मीन्स सब कल्चर की बात माननी ही माननी है। नहीं मानोगे तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा। क्रिमिनल सब कल्चर, वाइट्स स्टडी ऑफ शिकागो गैंग्स। अब आप अमेरिका में जो शिकागो सिटी है वहाँ पर बहुत सारी गैंग्स थी। इनकी स्टडी की है किसने? शिकागो स्कूल ऑफ सोशोलॉजी। पर्टिकुलरली 1930s के दौर का ये स्कूल है। उसने बहुत सारे ड्वेलिंग पैटर्न को पढ़ा, सिटी पैटर्न को जाना और गैंग बिहेवियर को भी स्टडी किया। शोड हाउ क्रिमिनल्स गैदर, टेक प्राइड इन देयर एक्शंस, रिक्रूट न्यू मेंबर्स एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू अपकमिंग और जूनियर मेंबर। दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट डेवियांस, अब क्रिमिनल एक्ट कैसे होते हैं? डेविएंट एक्ट होते हैं। ऑफन रिक्वायर्स ए सपोर्टिव सब कल्चर। तो डेवियांस को क्या चाहिए? सपोर्टिव सब कल्चर चाहिए, मीन सोसाइटी सपोर्ट करे उनको जो डेवियांस एक्ट फॉलो करते हैं। रीइंफोर्सिंग दैट डेवियांस इज नॉट मेरेली एन इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन। दोबारा ये बताया जा रहा है कि ये इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन नहीं है, बट आ कलेक्टिव लर्निंग एंड शेयर्ड वैल्यूज। एग्जाम्पल, the criminalization of politics refers to how criminal elements become integrated into political system, creating a subculture where illicit means and deviant norms become acceptable or even dominant within political practices। तो ये सब कल्चर की बात है जो डेविएंट एक्ट देखने को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेविएंस, और फिर हम जानेंगे क्या होती है एनोमी, क्या होती है डेविएंस। एनोमी को जानेंगे, गोल्स और मीन्स के बीच जो मिसमैच है या इम्बैलेंस है उसके रिस्पेक्ट में। फिर हम एक ग्राफ के बारे में जानेंगे और देखेंगे इस ग्राफ में रेबेलियन का मीनिंग क्या है, कन्फर्मिटी का मीनिंग क्या है, इनोवेशन का मीनिंग क्या है, रिचुअलिज्म का मीनिंग क्या है, रिट्रीटिज्म का मीनिंग क्या है। फिर इस टेबल में उसको स्टडी करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल समझेंगे, और फिर लिमिटेशंस ऑफ मर्टन थ्योरी ऑफ डेविएंस पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कैसे डेविएंस फंक्शनल है सोसाइटी के लिए, उसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी जानेंगे। फिर कंपेयर करेंगे एनोमी एज एक्सप्लेन बाई डर्कहाइम एंड मर्टन, और फिर मर्टन की स्ट्रेंथ थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलिनेशन के बारे में। तो ये सब चलेगा नेक्स्ट 1 और 2 लेक्चर में। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताना चाहता हूँ सब कल्चर थ्योरी का। देखिए न्यूज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स रेडेड, क्रूड बॉम्ब्स एंड रॉ मटेरियल रिकवर्ड। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या मिले? क्रूड बॉम्ब मिले। अब सोचिए यूनिवर्सिटी में कैसे बॉम्ब मिल सकते हैं? आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या पढ़ते थे उस यूनिवर्सिटी में क्या बॉम्ब मिले अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में के पार्ट नहीं थे? फिर देखिए एक और न्यूज, प्रयागराज के बमबाज। तो प्रयागराज में अतीक अहमद के लड़के ने बमबारी की थी, तो प्रयागराज में बम मिले। फिर देखिए गुड्डू बमबाज प्रयागराज में बमबाजी, मीन्स प्रयाग में ही बम का कल्चर दिख रहा है, वहाँ पर बम आसानी से बन जाते हैं। अब सोचिए ये जो डेविएंट एक्ट है बम बनाने का, ये कोई क्या किसी के जीन में है? शायद नहीं। किसी की रेस में ऐसा है? शायद नहीं। किसी की साइकोलॉजी में ऐसा है? शायद नहीं। ये जो है ये है सब कल्चर के कारण। इलाहाबाद में किसी ने बम बनाना स्टार्ट किया होगा, फिर उसने अपने जूनियर्स को सिखाया होगा और वो पैटर्न अभी तक चलता आ रहा है। मीन्स एक लोकलिटी में ही एक टाइप का डेविएंट एक्ट देखा जाता है। जैसे जैसे लोकलिटी बदल जाएगी वैसे वैसे डेविएंट एक्ट भी बदल जाएगा। तो गुड्डू मुस्लिम जैसे बमबाज आपको कहाँ मिलेंगे? इलाहाबाद में। अगर गुड्डू मुस्लिम नोएडा में होते तो शायद बमबाज ना बनते, कोई दूसरा डेविएंट एक्ट करते। अगर गुड्डू मुस्लिम जर्मनी में बैठे होते तो वहाँ का जो सब कल्चर होता उससे गाइडेड होते और उसके अकॉर्डिंग डेविएंट एक्ट करते, शायद बमबाजी ना करते। अब शायद गुड्डू मुस्लिम अभी छुपे हुए हैं, अभी इनका इनकाउंटर हुआ नहीं है, लेकिन पुलिस इनको अभी भी ढूंढ रही है। तो ये है गुड्डू मुस्लिम, ये है सब कल्चर थ्योरी ऑफ डेविएंस। इसको हमने रियल लाइफ में अप्लाई करके दिखा दिया और आपको बताया कि कैसे अगर डेविएंट एक्ट इलाहाबाद में है तो वो लिमिटेड है इलाहाबाद तक ही, क्योंकि वो वहाँ के सब कल्चर से गाइड हो रहा है। अगर कोई डेविएंट एक्ट नोएडा में हो रहा है तो वहाँ के सब कल्चर से गाइड हो रहा है और शायद वो लोग
जो नोएडा में डेविएंट एक्ट कर रहे हैं वो अगर इलाहाबाद में होते तो सिमिलर एक्ट नहीं कर रहे होते। मैंने आपको बताया जैसे गुड्डू मुस्लिम जो हैं वो बमबाजी करे कहाँ पर, इलाहाबाद में, या प्रयागराज लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, प्रयागराज। अगर ये प्रयागराज में नहीं होते और ये नोएडा में होते तो क्या पता ये बमबाजी की जगह चाकूबाजी करते। डेविएंट एक्ट वो करते, और अगर डेविएंट एक्ट करते तो इनका डेविएंट एक्ट बदल जाता क्योंकि इनका सब कल्चरल ग्रुप बदल गया होता। ये थ्योरी है सब कल्चरल थ्योरी ऑफ डेविएंट। अब आपको ये कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टडी करेंगे बचा हुआ पार्ट। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, इससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।